नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक दिन पहले देश के जाने माने बिल्डर जिनका कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित कई राज्यों में काम है, उनके खिलाफ एक 12 पेज का एफआईआर कराया है। एफआईआर अपने आप में बहुत दिलचस्प है। एफआईआर में कही गई बातों को, आरोपों को अगर ठीक से उसको पढ़ा जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, तो एक बात साबित हो रही है कि इस बिल्डर को एबव द पार्टी लाइन सभी तरफ से समर्थन मिला है, सहयोग मिला है। और चाहे वो बीजेपी की सरकार इस समय हो या इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार हो या उसके पहले बीएसपी की सरकार हो, तीनों दलों की सरकारों ने इस बिल्डर को हर तरह से संरक्षण दिया, समर्थन दिया, उसके गलत कार्यों पर पर्दा डाला और समय समय पर वह जो चाहा, जिस तरह से चाहा, उसके लिए नियमों को तोड़ा गया और उसको फैसिलिटेट किया गया। अब क्या कारण है कि अचानक सरकार और बिल्डर के रिश्ते बिगड़ गए हैं और जो सरकार पिछले कई साल से इस बिल्डर को हर तरह की रियायतें देने में लगी थी, अचानक उसके खिलाफ एफआईआर करा दी है। लेकिन इस बिल्डर की गतिविधियों को लेके एक बार और चर्चा हुई थी जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी और उस समय श्री विजय शंकर पांडे जी मायावती की सरकार में मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण अधिकारियों में एक थे और लखनऊ विकास प्राधिकरण का दायित्व भी उनके पास था, कमिश्नर लखनऊ होने के नाते। विजय शंकर पांडे जी आज हमारे मेहमान हैं और हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में विकास प्राधिकरणों के जरिए पहले तो किसानों की, मजबूर लोगों की जमीनें एक्वायर की जाती हैं और जिस मकसद से एक्वायर की जाती हैं, बाद में उस मकसद में उसका इस्तेमाल करने के बजाय बिल्डरों को दे के उसमें बंदरबाट किया जाता है, नेताओं, अधिकारियों और बिल्डरों के जरिए। तो मैं शुरुआत करूंगा उत्तर प्रदेश की घटना से क्योंकि ये ताजा घटना है, अभी एक दिन पहले एफआईआर हुई है और अंसल के इस घटना को लेके हम लोग नोएडा और बाकी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्यशैली है उसका गंभीरता से उसका विवेचना करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। पांडे सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि हमने अपने शुरुआती इंट्रोडक्शन में ही बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार अब हल से नाराज हो गई है और 12 पेज का एक एफआईआर दर्ज हुआ है लखनऊ में एक दिन पहले। और इस समय चूंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, तो मुख्यमंत्री की तरफ से विधानसभा के अंदर काफी कड़ी प्रतिक्रिया भी दी गई है और गंभीर आरोप लगाए गए हैं समाजवादी पार्टी को और कहा गया है कि अंसल तो समाजवादी पार्टी की देन है। अंसल के जितनी गैर कानूनी गतिविधियां हैं उसका जन्म, उसका विकास समाजवादी सरकार में ही हुआ था और उन्होंने ये भी कहा है कि अंसल के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम सब सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश में करप्शन के सवाल पर जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही है पिछले कई साल से, लेकिन पिछले कई साल से इसी सरकार की एजेंसियां एक से एक बड़े करप्शन का पर्दाफाश कर रही हैं, एक से एक बड़े करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही हैं। तो ये अपने आप में विरोधाभास दिखाई देता है कि अगर करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है तो 7 साल में अभी भी करप्शन का समूल नाश क्यों नहीं हो पा रहा। तो मैं आपसे ही चाहता हूं कि आप शुरुआत करें कि अंसल प्रकरण पूरा है क्या, क्योंकि आपने इस प्रकरण में कार्रवाई की थी और आपके हटने के बाद फिर उस बिल्डर को रियायतें दे दी गई। देखिए मिश्रा जी, मुझे सबसे पहले बहुत आश्चर्य है कि आखिर हुआ क्या कि एकाएक अंसल के प्रति दृष्टि टेढ़ी हो गई सरकार की। आपने जैसे अपने इंट्रो में भी कहा, ये बड़े आश्चर्य की बात, इसकी बड़ी तह में जाना जरूरी होगा। आप लोग करें इस काम को। आखिर हुआ क्या? क्योंकि यह अंधेर जो एफआईआर में मैंने देखा, मुझे मिली देखने में, तो जो अंधेर उसमें लिखा हुआ है, ये अंधेर तो बहुत पुराना है और ये सबकी नॉलेज में है। अगर नॉलेज में नहीं है तो ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि मुख्यमंत्री है, शायद उनके पास आवास विभाग है कि नहीं मुझे नहीं पता, वो लेकिन उनके ही मंत्रिमंडल के सहयोगी होंगे जिनको ही पता होना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। मिश्रा जी, ये खेल समाजवादी पार्टी की सरकार, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 2005 में शुरू हुआ। हाईटेक सिटी नाम की योजना आई। ये देखिए, देश में सभी जगहों पर ये ड्रामा खेल चल रहा है, उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। उसके बाद इनका प्रोजेक्ट जो होती बहुत लंबी प्रक्रिया, उसमें किसी भी आम जनता का कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, हम लोग इस पर आते हैं कि उनको हाईटेक सिटी बनाने के लिए 2500 एकड़ या कुछ जमीन
का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ। प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद उस पर कुछ उनको कार्रवाई करनी थी, शर्तें होती है, बहुत डिटेल शर्तें। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उस पर बड़ा डिटेल शर्तें बनी होती है कि आपको कब तक क्या करना है, कब तक क्या कार्य पूर्ण करना है, ये सब चीजें बड़ी डिटेल में मैंने पढ़ा, इसमें मुझे पता है। देखिए, मैं कमिश्नर लखनऊ था उस समय, मैं LDA लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन भी था। तो मेरे सामने एजेंडा आइटम क्या आया, वो एजेंडा आइटम था ये अंसल, इसके साथ 3-4 और थे, ये अकेले नहीं थे। ये खेल बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसको बताना चाह रहा हूँ। उसके साथ 3-4 और बड़े बिल्डर्स थे, इनकी भी इसी तरह की हाईटेक सिटी प्रोजेक्ट्स थी, उनका आया। ये इनका जो है ये नहीं कर पाए हैं काम, ये इनका एक्सटेंशन कर दिया जाए, या उनका शायद कुछ एरिया बढ़ाना था, मुझे ठीक से याद नहीं इसमें, लेकिन जो FIR उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जब मैंने उसे गंभीरता से देखा तो मैंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि ये बताओ भाई कि जो भी शर्तें इन्हें पूरी करनी थी उसमें कितना इन्होंने पूरा कर लिया, और शर्त पूरा न करने का क्या कारण है। अगर जेन्युइन कारण है, वास्तविक कारण है, तो फिर देखिए बिल्डर कोई एनिमी तो है नहीं, उसकी भी मदद करनी चाहिए और एक्सटेंशन दिया जाना चाहिए। हमने कहा पहले लिस्ट तो बना लो कि क्या क्या काम, क्या क्या शर्तें कब कब पूरी करनी थी, और उसके लिए इन्होंने क्या क्या प्रयास किया, और इसमें इनका दोष तो नहीं दिखता। वो जब अगली बार बोर्ड मीटिंग में जो एजेंडा पूरा आया तो उसका कोई उत्तर नहीं था किसी के पास। तो मेरे लिए निर्णय लेना बहुत आसान था। इनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैंसिल कर दी गई, इनका जो हाईटेक सिटी का प्रस्ताव था निरस्त कर दिया गया, और इसी के साथ 4-5 और लोगों के निरस्त को, सबकी यही कहानी थी। सब जमीन का अप्रूवल करा के बैठे हुए थे, और उनको जो जमीन एक्वायर करनी थी वो उन्होंने नहीं किया। सिर्फ गांव सभा की जमीनें, जहां तक मुझे याद है, थोड़ा सा हो सकता है कि तथ्यों में कमी रह जाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, कि गांव सभा की जमीनें और सरकारी जमीनें, सीलिंग की जमीनें ज्यादा शामिल करके दिखाई जा रही थी। ये सब तथ्य आ गए तो इनका प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। इस प्रोजेक्ट के कैंसिल होने के बाद मैं कमिश्नर से हटकर दूसरी जगह पे चला गया, और बाद में जैसा कि मैंने FIR में देखा, मुझे तो कुछ पता नहीं था, मैंने कभी कुछ फॉलो भी नहीं किया, तो मुझे पता लगा कि सितंबर 2009 में ये फिर अप्रूव कर दी गई, और उसके बाद से ये कहानी चलती रही। और जबकि उसने कुछ भी नहीं किया जो कागज में दिख रहा है, जो FIR में दिया गया, जो तो LDA का ऑफिशियल वो है स्टेटमेंट है, इसलिए उसमें कोई, जिसे कहते हैं, उसके बारे में कोई वो करने की आवश्यकता नहीं है, जिसके बारे में कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको मैं मानता हूँ कि तथ्यात्मक है। इसको देखकर FIR पढ़ के आप समझ जाएंगे कि ये जो हमारा तंत्र है एकदम सड़ चुका है, और इसका जनहित से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्डरों के हाथ पे खेलता है, और बिल्डरों के हाथ पे क्यों खेलता है ये सब जग जाहिर है। पैसा खाकर, रिश्वत खाकर, इससे उपकृत होकर। मुझे अपने इतने लंबे जीवन काल में एक भी अफसर ऐसा नहीं मिला जिसने बिना रिश्वत के गलत काम किया हो। तो मैं जब कोई अफसर गलत काम करता है, या किसी को अनावश्यक जनहित की अनदेखी करके, कानून की अनदेखी करके दूसरे को हित करता है, तो मुझे निष्कर्ष निकालने में कोई देरी नहीं लगती कि ये भ्रष्टाचार है, खुला भ्रष्टाचार है। और मुझे एक भी अफसर आज तक नहीं मिला जिसने बिना रिश्वत लिए इतने बड़े गलत काम किए हों। जैसे जिंदा मछली कोई निगल गया हो, वो बिना रिश्वत किए करता, मुझे आज तक नहीं मिला। मतलब मैं आपसे बता रहा हूँ, छोटे से छोटा कर्मचारी, लेखपाल से लेकर मुख्यमंत्री तक, मैं कहूंगा मुझे कोई हर्ष नहीं कहने में। सब भ्रष्ट आचरण में जब लिप्त होते हैं तभी इस तरह के काम होते हैं। अब इनकी FIR देखते ही आपको लग जाएगा कि जनता के साथ कितना खेल। देखिए, लोगों ने, आपने जब अप्रूवल दे दिया, DPR अप्रूव कर दी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रूव कर दी, तो जनता को विश्वास आ जाता है, भाई सरकार ने सब देख लिया है, LDA ने सब देख लिया होगा, तो जनता अपना पैसा लगा देती है। आप स्कीम निकालते हैं, इन्होंने स्कीम निकाला, स्कीम निकाल के लोगों ने उस पर सब्सक्राइब कर लिया, अपना पैसा लगा दिया। इसके बाद किस्तें मांगते रहे, किस्तें वो देते रहे, अब पूरा पैसा दे के बैठ गए, इन्होंने कुछ किया। FIR में खुद ही लिखा हुआ है, ना इन्होंने जमीन एक्वायर की, ना इन्होंने कुछ बनाया, और ग्राम सभा की जमीन और फला जमीन, ये सब जमीन दिखाकर ये पूरा प्रोजेक्ट दिखाते रहे। मिश्रा जी, ये बताइए कि इतने दिनों तक इन्हें चलने को दिया गया। मुझे तो एक मिनट नहीं लगा था इस प्रोजेक्ट को निरस्त करने में, क्योंकि इन्होंने कोई शर्त पूरी नहीं की थी। और इतने सालों तक, 2005 से लेकर 2025, 20 वर्षों तक इस अंधेर को बाकी किसी और ने क्यों नहीं देखा, जिसको देखने मुझे कुछ समय नहीं लगा। ये सब शामिल थे, सब ने रिश्वत खाई है, सब ने पैसे खाए हैं, इसमें राजनीतिज्ञ, अधिकारी सब शामिल हैं। मैंने ऐसे आपसे कहा, मुझे आज तक अपने जीवन काल में एक व्यक्ति नहीं मिला है जिसने अंधेर किया हो, गलत काम किया हो, बिना रिश्वत खाए हुए। तो एक खुले तौर से रिश्वतखोरी का मामला है। लेकिन मैं आपसे बता दूं, मुझे फिर आश्चर्य है, हुआ क्यों? ये तो भाजपा कार्यकाल में 7 साल से ही कर रहे हैं, 2017-2008 साल से तो यही काम कर रहे हैं। हुआ क्या? ये आप लोग इसकी पड़ताल करिए। ये मिश्रा जी, आपने ऐसा कहा, ये अकेले बिल्डर नहीं है, सब है। जिसकी आप उठाइएगा आपको यही मिलेगा कि जनता को सिर्फ लूटा जा रहा है। और ये हमारे सरकारों की कनाइवेंस, हमारी सरकारों की दुर्लभ संधि है। हमारी जनता बहुत इग्नोरेंट, कम जानती है,
ज्यादा जिसे कहते हैं लोग हमारे कल्चर में नहीं है गंभीरता तक जाने की और उसको देखकर, क्योंकि हर आदमी तो यहाँ बिकाऊ है हमारे देश में। अगर कोई आदमी आगे बढ़ता है तो मैं आपसे फिर थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाएगा, जिन लोगों ने इस मामले को, किसी भी मामले को भ्रष्टाचार लेके चले, वो बिक जाते हैं, क्योंकि प्राइस टैग जो होता है, जो दाम है, वो देने को लोग बहुत, इनके पास पैसा बहुत है। इसलिए कोई कभी भी आप मारेंगे कि भ्रष्टाचार के मामले में हमारे देश में क्यों नहीं बढ़ते, क्योंकि जिन लोगों को कहा जाता है पब्लिक स्पिरिटेड लोग हैं, वो कुछ करते हैं तो वो बिकाऊ है, वो भी, क्योंकि सर यहाँ कुछ है, जी यहाँ थोड़ा सा कुछ है, नाम हम सोच रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में लाया जाए। जो गवर्नेंस में लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, उनको तो पता है, लेकिन अब चूंकि एफआईआर हो गया है तो पब्लिक को भी जानने का हक है। सर, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिटायर हुए 2 बड़े अधिकारी जो जिम्मेदार पद पर थे, पीएन मिश्रा और बीबी सिंह, दोनों ने बाद में अंसल ग्रुप ज्वाइन किया और लखनऊ का ही प्रोजेक्ट वे लोग देख रहे थे। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से साठगांठ चल रही थी नौकरशाही और बिल्डर और राजनेताओं के बीच में। दूसरा, जिन सरकारों के समय इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाया गया, वे लोग जब सत्ता से बाहर हटे तो इसी अंसल सिटी में जाके रहने लगे। ये भी पूरा देश जानता है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और तीसरा, चाहे वो जेपी ग्रुप हो या अंसल ग्रुप हो, अगर सरकार सचमुच गंभीर है उत्तर प्रदेश की और ये पता लगाना चाहती है कि भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है, कौन कौन शामिल है, तो अंसल ग्रुप और जेपी ग्रुप के जो एलआरटीज की लिस्ट है, नोएडा में जो जेपी ग्रुप के सोसाइटीज में रहने वाले अधिकारी हैं और नेता हैं, और लखनऊ में जो अंसल ग्रुप के एलआरटीज हैं, उनकी लिस्ट अगर सार्वजनिक कर दिया जाए तो ये जो पूरा घोटाला उजागर हुआ है, इसकी जड़ तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो मैं सर आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि आप लोगों के सरकारी नौकरी में एक सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल है और उसके तहत पहले नियम था, अब पता नहीं है कि नहीं, आप सर उसको करेक्ट कर दीजिएगा, कि अगर कोई अधिकारी रिटायर होता है तो उसका एक कूलिंग पीरियड होता है। उस सर्टेन समय सीमा के बाद ही वह किसी दूसरी कंपनी में या संस्थान को ज्वाइन कर सकता है, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड किया जाए। ये जुडिशरी में भी लागू होता था और गवर्नेंस में भी लागू होता था। लेकिन इधर कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि अधिकारी आज रिटायर होते हैं, अगले दिन किसी न किसी कंपनी में बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो जाते हैं। और 2 लोगों का नाम जैसा कि मैंने अभी आपके सामने रखा, इसके पहले भी एक बहुत बड़े अधिकारी थे, अशोक खुराना, उत्तर प्रदेश के जाने माने अधिकारी थे, बड़े योग्य माने जाते थे। वो रिटायर होने के बाद तुरंत जेपी ग्रुप में डायरेक्टर स्पोर्ट्स के पद पर चले गए। सर, पूरे जीवन उन्होंने आईएएस की नौकरी की, सेक्रेटरी रहे, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पर रहे, और जेपी ग्रुप जो कि किसी स्पोर्ट्स उसमें नहीं था, एक फार्मूला 1 कराता था, उसमें उनका क्या रोल था, तो डायरेक्टर स्पोर्ट्स के पद पर चले गए। तो ये जो ट्रेंड है सर, आपको नहीं लगता है कि ये भी इस भ्रष्टाचार के पीछे एक मजबूत कारण है इस तरह के, और नेताओं की तो साठगांठ रहती ही। देखिए मिश्रा जी, जो कंडक्ट रूल है हमारे देश में, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं बड़ा साफ कहूंगा, ये आम जन भी जान ले। देखिए, हमारे देश में जब एक इंडियन पिनल कोड, भारत न्याय संहिता हो गई, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में जब ये है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी जन सेवक, कोई भी सरकारी नौकरी वाला जो 1 पैसे की रिश्वत नहीं खा सकता, और रिश्वत खाने पर उसे जब 7 साल की सजा है, जब इतने गंभीर कानून का हर मिनट, हर सेकंड, 24 घंटे, हफ्ता, महीने, साल भर और खुलेआम उल्लंघन हो रहा हो, उसका वायलेशन हो रहा हो, तो कॉन्डक्ट रूल में तो कुछ है ही नहीं। वो तो जिसे कहते हैं, आप उसको एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, उससे पूछेंगे, उसके बाद उसको आप चेतावनी दे देंगे, नहीं तो आप उसको कुछ छोटा मोटा पनिशमेंट दे देंगे। देखिए मिश्रा जी, मैं बड़ा साफ कोई आम जन जो लोग सुने, जिस देश में भारतीय न्याय संहिता फेल हो गई हो, जिसे पहले इंडियन पिनल कोड कहा जाता, तो वहां पर ये छोटे मोटे कानून को मतलब ही नहीं। आप क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकालेंगे कि 2 साल तक कूलिंग पीरियड मानकर आप उसके पहले करेंगे? अरे वो उनके रोल पर रहेंगे ही नहीं, लेकिन पीछे से सब काम करते रहेंगे, और वो फिर 2 साल बाद रोल पर आ जाएंगे। ये नियम बना हुआ है कि आप अगर उससे पहले काम 2 साल तक आप नहीं कर सकते किसी भी ऐसी संस्था के साथ जिसका आपका सरकारी सेवा में रहते हुए कोई संबंध रहा हो, ये नियम है। लेकिन जब यहाँ कानून का उल्लंघन होता हो, खुलेआम होता हो, 24 घंटे होता हो, दिन रात होता हो, साल भर होता हो, जीवन पर्यंत होता हो, तो उस देश में कॉन्डक्ट रूल को कौन पूछने वाला है? मिश्रा जी, मैं तो अपनी हमेशा इसको बात को कहता था, जब कोई कहता था कॉन्डक्ट रूल में, क्या भाई क्यों ऐसी फालतू बातें करते हो? इस देश में आईपीसी की कोई वैल्यू नहीं, इंडियन पिनल कोड की कोई वैल्यू नहीं है, करप्शन की
एंटी करप्शन एक्ट की कोई वैल्यू नहीं। जब किसी खेल में सब शामिल हो जाएं, जब कहते हैं ना कि जब खेत को बाढ़ ही खाने लगे तो खेत को कौन बचाएगा। तो जब खेत जो है हमारी जनता और हमारा शासन है, और बाढ़ कौन है, अफसर और नेता, ये दोनों मिलकर उसे चुगने लगे तो उसको बचाएगा कौन। तो मिश्रा जी ये FIR हो गई है, मुझे फिर आश्चर्य है, और मुझे इसका भविष्य अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं होना है। लोगों को सुन के बुरा लगेगा, लेकिन मैंने 37.5 साल मैंने नौकरी की, और कम से कम 1.5-2 दर्जन तो जांचें मैंने स्वयं की, और जिसमें लोगों को भ्रष्टाचार का खुलेआम दोषी पाया। मिश्रा जी आपके माध्यम से जनता को बताओ, एक को भी दंड नहीं मिला, और वो सब लोग बहुत प्रिय बने बाद में सत्ता के शीर्ष मुख्यमंत्रियों के, और उसके बाद पुष्पित फल्लवित होकर आराम से कुछ लोग सेवा कर रहे, रिटायर हो गए, और सबको पता है कि शामिल। तो लिख कर मैंने खुद दिया। तो मिश्रा जी जो आपका प्रश्न है वो बिल्कुल व्यवस्था बनी है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, और जनता को भी ये थोड़ा रियलिटी, मेरा जो इस कार्यक्रम में बोलने का जो मेरा वो है पर्पस, यही कि आम जनता ना जान ले उसे हमेशा 24 घंटे ठगा जा रहा है और उसके साथ झूठ बोला जा रहा है। मिश्रा जी आपने अपने इंट्रो में ये बात कही थी, अच्छा इसको पहले उसको बदलने से पहले मैं एक बात और बता दूं, ये जो इसके साथ एक और एपिसोड हुआ, मेरे कैंसिल करने के बाद ये रिन्यू हो गया, लेकिन तब तक मैं वहां पर मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी का मैं प्रमुख सचिव भी था और एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी भी था। तो एक बैठक के दौरान मुझे चीफ सेक्रेटरी के यहाँ एक मेरा एजेंडा आइटम भी था, उसका मैं बैठा था, तो इसी का जो है वो आ गया प्रस्ताव संशोधन के लिए DPR में। मैं बैठा था वहां पे, मेरा इस एजेंडा आइटम से मतलब नहीं था, लेकिन चूंकि मीटिंग में पार्ट था और मुख्य सचिव जी थे प्रशांत मिश्रा जी, वो बहुत ऑनेस्ट था। तो 2008 की बात है, तो उसमें ये एजेंडा आइटम ये आया कि ये शर्तें बदल दी जाएं इसकी जो उसकी। तो मैंने इस पर आपत्ति की कि देखिए साहब DPR अप्रूव्ड है और जनता को आप इसी DPR के आधार पर होता क्या है कि देखिए होता क्या, आपको जो प्रोजेक्ट वो आती है उसमें रहता है कि आपने हाईटेक सिटी बना रहे हैं, तो उसमें आपको निर्धारित करना होता है कितने प्रतिशत जमीन जो है आवासीय में जाएगी, कितने प्रतिशत जाएगी कमर्शियल में, कितने प्रतिशत जमीन जाएगी रिक्रिएशन में, हॉल बनाने में और शॉपिंग मॉल में जाएगी, और कितने प्रतिशत जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब रोड नाली, इसमें जाएगी, ये निर्धारित होता है। उसमें यह था कि शायद 20 से 25% जमीन जो है आवास के लिए निश्चित थी, उसको 2% करने का प्रस्ताव आया था। तो जो प्रमुख सचिव था वो बहुत भ्रष्ट थे, तो उनकी इंटीग्रिटी कभी ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा ये क्या मजाक कर रहे हो, ऐसे होता है, ये संशोधन है कि ये तुम उसको रेजिडेंशियल कॉलोनी को बनाकर कमर्शियल कर रहे हो। तो वो जो है वो उछल पड़े और जिसे कहते हैं वाद विवाद करने लगे। हमने कहा भाई, कहे कि हमारा पैसा क्या जाता है, हमने कहा अरे भाई जनता को लुटवाओ मत, जनता हम लोग पे फेथ करती है, ये मत करो भाई, ऐसा ना करो। मिश्रा जी दिक्कत ये है कि यहाँ पर सब कुछ बिकाऊ है, आपकी दम कितना है। और जो अब एक बात ये है कि उच्च पदों पे बैठने के लिए एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए, या तो आप निहायत निष्क्रिय और स्पाइनलेस हो, और जो ऊपर वाले के कहने पर मतलब कुर्सी के रिश्वतखोर हो या भ्रष्ट हो, दो में से एक श्रेणी वाला ही इन पदों पे बैठता है। दूसरा श्रेणी वाला नेताओं को बहुत पसंद है, जो स्पाइनलेस हो और कुर्सी का रिश्वतखोर हो। तो चूंकि पैसा भी नहीं खाता, पैसे का सारा शेयर जो है बाकी लोग ले लेते हैं, लेकिन काम भी कर देता है। इस प्रकरण में पूरा जो मामला है, इसमें दोनों तरह के अधिकारी शामिल थे, और इन लोगों ने इस को जैसे कहते हैं कि जनता की सोचिए 6000 एकड़ जो मैंने देखा आपकी FIR जो मुझे मिली, 6000 एकड़, सोचिए आप 6000 एकड़ की पूरी अनदेखी की जा रही है, और ये सिर्फ बना हुआ है, जो भी चीजें बची हुई हैं वो सिर्फ इन बिल्डरों के लिए है, पैसे वालों के लिए है, और जो जितना ज्यादा जैसे कहते हैं धन से मजबूत है उसके लिए कानून की व्यवस्था वो मतलब नहीं है। और ये एपिसोड 20 साल की अवधि में इस व्यक्ति ने सारे वायलेशन किए जो FIR में स्पष्ट है, और उसके बाद भी उसको कोई छूने वाला नहीं था। सब अधिकारियों को ही पता था, सारे मंत्रियों को पता था, सारे मुख्यमंत्रियों को पता था, मैं इसमें साफ कह रहा हूँ। लेकिन चलिए अगर कुछ कर ले अभी भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता है कि इसमें कुछ नहीं होना है, और ये सब अन्यथा कारणों से ये सब चीजें होती हैं। मैं फिर भी आशावादी व्यक्ति हूँ, इसे मानता हूँ, चलिए अच्छा है कि इनके अंधेर को योगी जी ने अनुमति दी कि भाई इनके खिलाफ FIR दर्ज हो, क्योंकि इतने बड़े मामले में बिना मुख्यमंत्री की सहमति और उनके जैसे कहते हैं अनुमोदन के ये नहीं हो सकता था। सर कुछ जानकारी जो पब्लिक में आई है FIR होने की वजह से, वो मैं बता देना चाहता हूँ। पहली महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि रेरा में अंसल ग्रुप के खिलाफ 2268 मामले पहले से लंबित थे, उसकी चीटिंग, फ्रॉड, स्कैम के, और कई साल से लंबित थे, लेकिन
कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। रेरा की तरफ से आरसी भी जारी हुआ था, लेकिन बिल्डर ने उसको धत्ता बता दिया, उस पर कोई उसने ध्यान नहीं दिया। दूसरी एक और जानकारी है कि आपके समय में जो अधिकारी एलडीए के वीसी थे, जिनकी रिपोर्ट को आपने खारिज किया था और उसका लाइसेंस रद्द किया था, वो आज मुकेश मेश्राम उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं और प्रमुख सचिव पर्यटन की जिम्मेदारी उनके पास है और बड़े करीबी हैं मौजूदा सरकार के। और तीसरा एक और बात आपने कही, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लोग चुनाव के दौरान अपने जनसभाओं में अधिकारियों का नाम लेके, उनके कथित भ्रष्टाचार का नाम लेके जनता के बीच में वादा करते हैं कि अगर उनको सत्ता मिली तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सत्ता में आने के बाद वे सभी अधिकारी ज्यादा से ज्यादा बढ़िया पोस्टिंग पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा सत्ता के करीब रहते हैं और उन्हीं अधिकारियों को हर तरह से यह प्रिविलेज रहता है कि जो चाहे वो करें, उनको हर तरह की छूट रहती है मनमाने तरीके से शासन प्रशासन में दखलंदाजी करने की और कार्रवाई करने की। मैं सर एक और चीज चाहता हूं कि थोड़ा जाते जाते आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि जब डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ था तो शायद उसका मकसद ये था कि नो प्रॉफिट नो लॉस में अथॉरिटी काम करेगी और किसानों की जमीन या किसी भी व्यक्ति की जमीन अगर लिया जाएगा तो जनहित के कार्य में ही उसका उपयोग होगा, चाहे उद्योग लगाने के या कोई और ऐसा सड़क बनाना, अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना जिससे कि आम जनता का लाभ हो। लेकिन अब धीरे धीरे देखा जा रहा है तो ज्यादातर डेवलपमेंट अथॉरिटीज का जो मकसद है, जो मॉडल है, वो प्रॉफिट मेकिंग का हो गया है और जितना पैसा सरकारी खजाने में नहीं जाता उससे ज्यादा पैसा अथॉरिटी में तैनात कर्मचारियों, अधिकारियों और उस विभाग का काम देख रहे राजनेताओं के जेब में जाता है। तो आपको नहीं लगता है कि अब इस तरह का जब ये प्रयोग फेल हो गया है तो हमारे देश में लैंड एक्विजिशन के एक के बाद एक कई कड़े कानून बने हुए हैं, तो इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि या तो डेवलपमेंट अथॉरिटी को और ज्यादा जवाबदेह बनाना चाहिए और नहीं तो इस तरह की जो व्यवस्था है उसको समाप्त करना चाहिए जिससे आम जनता का शोषण रुक सके। जैसा कि आप पहले भी अपने उसमें इस बात का जिक्र किए थे कि जनता शोषित हो रही है, उसका शोषण हो रहा है। विषय 2-3 बिंदु आपने उठाए। एक तो रेरा का नाम लिया आपने। देखिए रेरा भी जैसे कहते हैं ना कि एक और संस्था बना दी गई जो अफसरों की चारागाह है। ठीक है, मुझे कहने में कोई क्यों ये रेरा क्या अंधे हैं कि जो 2300 जैसे आप बता रहे शिकायतें दर्ज हैं और आप अभी भी जो है अनिष्क्रिय से बैठे हुए हैं और आप उसकी प्रोजेक्ट्स को क्यों नहीं रोका इन्होंने? इनके पास तो अधिकार सारे मिले हुए हैं, क्यों नहीं इन्होंने बैन किया, क्यों नहीं उसे ब्लैक लिस्ट किया, क्यों नहीं कुछ किया? देखिए आप जैसा आप जानते हैं रेरा में कौन कौन नियुक्त हुआ है, आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है किस तरह के लोग रेरा के मेंबर बने हैं। वही 2 कैटेगरी बने आप बताया, या तो बहुत भ्रष्ट या स्पाइनलेस जो कुछ न करे। तो आप देख लीजिए सारे वो बैठे मिलेंगे। खैर रेरा जो कर रहा करने दीजिए। दूसरा प्रश्न आपने किया कि जो अधिकारी लोग जो भ्रष्ट होते हैं वही अधिकारी वो नेताओं को प्रिय होते हैं। ये तो मैं 20 साल से कह रहा हूँ। ये देश का त्रासदी है कि हमारी राजनीति भ्रष्टाचार पर जिसे कहते हैं कि धरातल पे खड़ी है। पता नहीं किसने ये शगुफा छोड़ दिया है कि राजनीति में बड़ा पैसा चाहिए और उसके लिए फिर लूट खसोट करो। ये कौन सी बात हुई? मैं कई मुख्यमंत्रियों से प्राइवेटली बात करके हमेशा कहता रहा कि साहब ये मत कराइए, रोकिए भ्रष्टाचार। कहते हैं राजनीति कैसे चलेगी? ये कौन सी राजनीति जो अपराध पे चलती हो? भ्रष्टाचार अपराध है, इसलिए अफसरों के पास एक ही फार्मूला है, भ्रष्टाचार करो नेता के लिए। तो देखिए जब आप इस लाइन पर चलने लगे तो किसी सरकार, किसी झंडे, किसी रंग, किसी आइडियोलॉजी की सरकार में आप प्रिय रहेंगे क्योंकि सबको वही चाहिए। क्योंकि ये तो खुला खेल है कि जनता वो वोट पाने के लिए पैसा बहुत खर्च करना पड़ता है, चुनाव में पैसा बहुत खर्च करना पड़ता है। यही तो शुरुआत होती है सारी, क्योंकि राजनीति के पास भ्रष्टाचार करने का एक ही वो है, जैसे कहते हैं उदाहरण, वो रास्ता है कि जनता को क्या करें, राजनीति में बड़ा पैसा लगता है, पूछो इनसे क्यों लगता है पैसा। कोई मिश्रा जी जरूरत आज ये है कि जो चूंकि अब पत्रकारिता भी खत्म हो गई, जरूरत इनसे सवाल पूछने की। अमेरिका जैसे राष्ट्र में भी पैसा ट्रांसपेरेंटली जो है आता है खाते में, जो राष्ट्रपति का कैंडिडेट होता है किसने कितना पैसा दिया, और वो भी $1 बिलियन नहीं क्रॉस कर पाता। $1 बिलियन मतलब 5,000-6,000 करोड़ रुपया। यहाँ तो 5,000-6,000 तो लगते हैं, समझते हैं रेवड़ी भी नहीं है ये, तो पता नहीं कितने हजार करोड़ चाहिए। मुख्यमंत्री जितने भी पूर्व रह चुके हैं, मैं नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो लोग सामान्य परिवारों से आए थे, सब
बहुत सामान्य, बहुत छोटे परिवार, बहुत अच्छी बात है। यही तो लोकतंत्र का दम है। ये सारी वो बाधाएं तोड़ देता है जन समर्थन, और आपको कहां से कहां पहुंचा देता है। लेकिन आप क्या करते हैं जनता के साथ उस समर्थन को लेकर, ये दुखद है। सब लोग छोटे छोटे घरों के आए, आज सब खरबपति है। इनके सामने इलान मस्क बस पानी मांगते हैं। तीसरा आपका कहना था मिश्रा जी, बेसिकली डेवलपमेंट अथॉरिटीज का काम था जनता की सेवा करना। ये इनका नाम है विकास प्राधिकरण। इनका विकास करना, नए नए एरिया डेवलप करना, नए एरिया में रेजिडेंशियल भी आएंगे, शॉपिंग भी आएगी, कमर्शियल भी आएगा, इंडस्ट्रियल भी आएगा। वहां की जैसी जरूरतें समझ के करिए। मिश्रा जी, मैं बताऊं आपसे कि आज जो जमीन की जो हालत है, मकान की जो हालत है, जो आम लोगों की पहुंच से बाहर है, वो सिर्फ इन डेवलपमेंट अथॉरिटीज और नेताओं के साठ गांठ का दुष्परिणाम है। आज कोई भी सामान्य व्यक्ति इन किसी भी बड़े शहर में या छोटे शहर में मकान या प्लॉट नहीं खरीद या फ्लैट नहीं खरीद सकता। मैं आपको उदाहरण दूं, मैं लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में जब कमिश्नर था तो मैंने ये चीज पर ध्यान दिया कि भाई हम लोग जमीन बिल्डर को आवंटित करते हैं, हम खुद क्यों नहीं बनाते। तो हमने जितनी बिल्डर को अलॉटमेंट बंद किया, उसके हमारी जो खाली जमीन पड़ी थी उसमें हमने स्कीम निकाली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हमने कहा मैं जितने लोग मकान फ्लैट मांग रहे हैं मैं सबको बना के दूंगा और 1/3 दाम पर। मैं आपको बताऊं, मैंने स्कीम निकाली, हाईली सक्सेसफुल, और उसको देश के सबसे बड़ी बिल्डर लार्सन एंड ट्यूब्रो से बनवाया। उसकी क्वालिटी देखकर आप चकित हो जाएंगे। वो फ्लैट जो मैं 15 लाख में दे रहा था 3 बेडरूम, वो फ्लैट उस समय ये हमारे प्राइवेट बिल्डर जो हमारे नेताओं के, हमारे अफसरों के सबसे मित्र हैं, वो 55-60 लाख रुपए में दे रहे, 1/4 दाम पर एलडीए ने बना के दिया। उसमें 10% का प्रॉफिट भी था हमारा एलडीए का। मिश्रा जी, हमारे देखिए दिक्कत जानते हैं कि आप पूछेंगे सवाल ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। बिल्डर पैसा दे देता है रिश्वत, आम जनता रिश्वत नहीं दे पाती, उससे रिश्वत नहीं ले सकते आप। तो रिश्वत खाने का मौका कहाँ है। ग्रेटर नोएडा में अगर आप जनता को फ्लैट बना के देंगे तो जनता तो रिश्वत देगी नहीं। लेकिन जब आप बड़े बड़े बिल्डर को देंगे, जमीन अलॉट करेंगे, तो वो एक मुश्त आपको करोड़ों हजारों करोड़ रुपए दे देगी। क्यों? वो जनता से 50 हजार करोड़ रुपए वसूलेगी। चूंकि दुर्लभ संधि है राजनेता की और बिल्डर की, इसलिए ये दुर्दशा आप देख रहे हैं। नहीं तो ये सामान्य जो हमारी जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, विकास प्राधिकरण है, ये जितनी मांग है उतने फ्लैट। अच्छा, ये मैं हमेशा सोचता हूँ, जो काम बिल्डर कर सकता है वो आप इतनी बड़ी फौज लेके खुद क्यों नहीं कर लेते। आप भी तो, वो भी तो ठेके से बनवाता है, आप भी ठेके से बनवा लो। आपको बिल्डर बीच में लाने की जरूरत क्या। तो मैंने अपने अनुभव में ये सीख लिया, बिल्डर बीच में आने पर रिश्वत आराम से मिलती है। राजनेता को हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत ठाट से मिलती है। अफसरों की जेब मुंह उनका भर जाता है नोटों से। ये अगर हम बना के जब हमने दिया तो किसी एलडीए के अधिकारी को एक पैसे नहीं मिले। 200-250 जैसे ही मैंने हटा, वो स्कीम तुरंत सबसे पहले वही स्कीम बंद की गई और फिर बिल्डरों के हाथ में चली गई। जो बिल्डरों की हालत आपने देख ली, एक उदाहरण काफी है, बाकी जितने भी हैं मैं बिना देखे, एक गाजियाबाद में भी इसी तरह का था, बहुत बड़े लिकर बैरन जो बाद में उसमें आ गए, अब तो दुनिया में नहीं है, वही सेम 2,500-3 हजार एकड़ की ले रखी थी, 6 हजार एकड़ उन्हें कराना था। शर्त एक पूरी नहीं, एक धूल काम नहीं किया और सारी कमेटी ने, चीफ सेक्रेटरी की कमेटी ने भी अप्रूव करके उसे भेज दिया था। मैंने यही कहा कि भाई ये इतना अंधेर तुम लोग कर कैसे सकते हो, ये अंधेर कैसे कर सकते हो भाई। कोई उत्तर नहीं किसी के पास। क्यों? सबके मुंह बंद थे। क्यों? फिर हम लोग चर्चा करेंगे बाकी अथॉरिटीज के बारे में अगले एपिसोड में। नमस्कार।